सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की बात करें तो एक दर्दनाक हादसा मुजफ्फरपुर में हुआ। अस्पताल के भीतर आग लग गई और कई लोगों की जानें चली गई। लापरवाही सामने आ रही है और ऐसी लापरवाहियां बिहार में होती ही हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। देखिए, खान सर के गार्ड्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकार एक नियम बनाती है कि रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन तो सभी करा लेते हैं, लेकिन उनकी निगरानी कौन करता है? कोई नहीं करता है कि ये आगे भी ठीक ठाक से व्यवस्था को संभाल रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो यह दर्दनाक हादसा मुजफ्फरपुर, मारे गए जो मरे हैं उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। और यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। संजय झा और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार आज दिल्ली चले गए हैं। मतलब बिहार में जेडीयू की लिस्ट फाइनल हो गई है, जानकारी पक्की है, कोई संबंध नहीं जा रहा है। और बीजेपी से जो चर्चा थी कि किसी ब्राह्मण को भेजा जाएगा, ब्राह्मण भी नहीं जा रहा है। तो इसके आगे की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी राजद, विधायकों की संख्या चाहे जितनी हो, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही। सदस्यों के हिसाब से लगता है कि कुछ सद्बुद्धि आ गई है। हम लोगों का कार्यक्रम रोज सुनते ही हैं, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया है कि हैंडल एक्स से आगे बढ़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे। और पार्टी ने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है, जन संघर्ष का ऐलान कर दिया है। मतलब जनता का संघर्ष सरकार के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि इस जनसंघर्ष में तेजस्वी यादव किस सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, क्योंकि हम यह देखते आए कि कार्यकर्ताओं के हवाले, कार्यकर्ताओं के जिम्मे, विधायकों के जिम्मे कर दिया जाता है। बड़े नेता घरों में ही बैठे रहते हैं। लेकिन राजद ने कहा है कि बिहार में जो सरकार अभी चल रही है वह बकैती, फकैती और लठैती की सरकार है। अपराध बढ़ रहा है, महंगाई देशव्यापी है, भ्रष्टाचार। पूछा गया है कि यह रिशु जो है वह किसका शिशु है? रिशु जो है वह किसका शिशु है? तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान किया है कि 9 जून से संघर्ष की शुरुआत होगी इस भीषण गर्मी में। और सबसे पहले चरण में बिहार के सभी प्रखंड और अंचल कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। न सिर्फ धरना होगा, गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तार होने वाले क्या जेल भर देंगे? कोई आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा। और इसके आगे 15 जून को जिला मुख्यालयों पर धरना होगा। तो तेजस्वी यादव को देखना होगा कि यदि सच में वह समाजवादी विचारधारा से अभिभूत है, प्रेरित है, तो क्या सच में सड़क पर आ रहे हैं और सड़क पर सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार है? क्योंकि लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। तो यह बात तो आरजेडी की हुई। दूसरी ओर देखिए, हमने कहा कि एमएलसी के चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं है उम्मीदवारों की, लेकिन बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट है और नितिन नवीन ने ही पहल शुरू की है कि उनसे कम मतों से, जितने मतों से वे जीते थे उनसे कम मतों से नहीं जीतना है। आरजेडी की क्या तैयारी है, कांग्रेस की क्या तैयारी है, दोनों में समझौता रहेगा नहीं रहेगा देखने की बात होगी। लेकिन जो नितिन नवीन पटना आए हुए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, मशविरा शुरू किया है, मीडिया को भी संदेश दे रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी वजह यह भी है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, घोषणा तो नहीं किए हैं। अब प्रशांत किशोर यदि अकेले जनसुराज से लड़ रहे हैं, साझा उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं, तो राह तो आसान नहीं ही है। और तीसरी बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड। वहां एक जश्न है कि उनके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। अब 1 करोड़ पार कर गई है तो कोई कार्यक्रम करें और दिखाएं कि हाँ, सच में जो सदस्य बने हैं वह इतने हैं, क्योंकि सक्रियता तो दिखती नहीं है। देखा ही था कि जब निशांत कुमार की यात्रा शुरू हुई थी तो कितना उत्साह था, कितना निरुत्साह था। तो सबसे पहले राजद की बात करें और फिर भाजपा की और फिर जनता दल यूनाइटेड की। अजीत जी, ठीक है, बात है ज्ञानेश्वर जी। आपने अब उनको ही तो सदस्यों की बात करेंगे हम लोग। आपने जो
मुजफ्फरपुर वाली घटना बताई। देखिए अभी कल दिल्ली में भी घटना हुई थी ऐसी, एक बिल्कुल होटल में मालवीय नगर। आग लग गई। 6 कमरों का परमिशन था और 26 कमरे बने हुए थे, 25 कमरे बने हुए थे और उसमें 50 आदमी से ज्यादा लोग रह रहे थे, 60 आदमी से ज्यादा। जी 21 आदमी 22 आदमी मर गया, उसमें 12 विदेशी नागरिक हैं। उसके हम्म, पहले उसी साकेत में, जहां ये मालवीय नगर की घटना थी होटल की, और साकेत में एक बिल्डिंग गिर गई। एक व्यक्ति अपना 7वां फ्लोर जोड़ रहा था उसके ऊपर और वो बिल्डिंग गिर गई और वहां आसपास पढ़ाई करने वाले बच्चे, वहां एक आंटी का ढाबा जहां जाकर के खाना खा रहे थे, उसमें से 5 बच्चे मर गए। 4 इंजीनियरिंग के थे, एक मेडिकल का स्टूडेंट। हम्म, तो ये अब उनको तो मौत खींच करके वहां ले गई थी, लेकिन इस तरह के हादसे विशुद्ध रूप से एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा है। जो बिल्कुल एजेंसियां हैं जिनके ऊपर इनकी निगरानी का जिम्मा दिया गया है, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर निगम की एजेंसी हो या शहरी विकास की कोई एजेंसी हो, पुलिस हो, एमसीडी हो, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह ही दिया हमने, तो इन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सीवेज लाइन डालने वाले की, बिजली विभाग की फायर डिपार्टमेंट की, 20 डिपार्टमेंट्स की मंजूरी चाहिए होती है इस तरह से एक अस्पताल खोलने के लिए, होटल खोलने के जी लिए। एक शरीफ आदमी अगर सोचे हम आप चाहें कि इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करें तो हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, इतनी अड़चने आती हैं। लेकिन जो लोग फ्रॉड करना है, जिन लोगों को पैसे दे करके, घूस खिला करके काम करना है, वो 5 की जगह 25 कमरे बना ले रहे हैं और उनको मंजूरी भी मिल जा रही है। तो ये बिल्कुल बड़ा सवाल है सिस्टम के ऊपर ज्ञानेश्वर जी। एक एक सिस्टम, चाहे बिजली विभाग हो, फायर डिपार्टमेंट हो, सीवेज कल की लाइन सप्लाई करने वाले हो, पानी की सप्लाई हो, सिविल अथॉरिटी के लोग हो, पुलिस हो, हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटना न हो, इस तरह का अवैध कहीं काम न हो जिससे ऐसी घटनाएं घटित। जी लोगों में इन चीजों को लेकर के धीरे धीरे ज्ञानेश्वर जी देखिए गुस्सा पनप रहा है। भले बातें लोग न करें, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो लोगों के मन में गुस्सा भर रही है। हम्म, और इस तरह के गुस्से को पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने की कोई सलाहियत अपोजिशन की पार्टीज के पास हमको नहीं दिख रहा है। समस्या तो यही है। एक हाँ, एक भी अपोजिशन का नेता सड़क पर नहीं उतरता है आंदोलन करने ऐसी बातों को लेकर। हम्म, पहले जो आपने कहा किस तरह से जेल भरो अभियान चलते थे, और अक्सर जेल भरो अभियान चलते थे, लोग गिरफ्तारियां देते थे, लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करते थे, प्रदर्शन, रैलियां, मार्च, ये सब चीजें होती थी। अब सब बंद है, बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल कर रहा है। सब, हर व्यक्ति ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहा है, सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ रहा है और इस बात से खुश हो रहा है कि उसके इतने फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम और एक्स पर और फेसबुक पर, या उसकी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक कर दिया, इतने लोगों के व्यूज मिल गए। नेता इस आधार पर, न्यूज चैनल भी ज्ञानेश्वर जी इस आधार पर आकलन करते हैं कि हमारे बड़े नेता जो हैं उनके तो 40 मिलियन फॉलोअर है, और अमेरिका वाले के और चाइना वाले के तो बहुत कम है। चाइना वाले का तो 1 ही मिलियन या मतलब 10 ही मिलियन है। इस जी आधार पर बताया जाता है कि हमारा नेता बड़ा है। तो ये यही हर जगह चल रहा है और इसकी वजह से अपोजिशन को समस्या आ रही है। राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वो। एक बड़ा कारण ये है कि जब आप जनता के सरोकार को लेकर के, जनता के सवाल को लेकर के जनता के बीच में नहीं जाइएगा तो समय आने पर जनता आपके साथ कैसे कनेक्ट करेगी। बिल्कुल आप 5 साल उसकी लड़ाई नहीं लड़िएगा और वोट मांगने जाइएगा वोट के समय, तो वो आपके साथ नहीं कनेक्ट करेगा। जी और इसी वजह से फ्री बीज को, जो राजनीति है फ्री बीज की, वो सफल हो रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अपोजिशन वाला तो पूछने नहीं आ रहा है, हमारा मुद्दा भी नहीं उठा रहा है। जो सरकार में है वो कम से कम कुछ पैसे तो दे रहा है जिससे हमारा काम चल रहा है। तो वो फ्री, जो सरकार पैसे दे रही है, सरकारी पैसा है, हमारे आपके और हर व्यक्ति के टैक्स का पैसा है, जिसको मिल रहा है उसके भी टैक्स का पैसा है, लेकिन उसी पैसे को सरकार बांट दे रही है तो वो समझता है कि सरकार टच में है, अपोजिशन टच में नहीं है, क्योंकि अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा है। तो अपोजिशन को जनता के टच में होना चाहिए है। ये एक अच्छी बात आपने बताई कि 9 तारीख को आरजेडी 9 तारीख से अपना अभियान शुरू करने वाला है। ये संयोग है या हो सकता है कि प्लान करके किया हुआ हो। 8 तारीख को दिल्ली में बैठक है इंडिया ब्लॉक की। 8 जून को पहली बार ये अपोजिशन के नेता कई महीनों के बाद पहली दफा आपस में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये योजना बनी थी अप्रैल में, और अप्रैल में जब अपोजिशन एकजुट था ज्ञानेश्वर जी, और सबने मिल करके नारी शक्ति वंदन कानून के और परिसीमन कानून को के लिए लाए गए विधेयक को रोक दिया था, तो ये हुआ था कि हम लोग आपस में बैठ करके और एक मीटिंग करेंगे और एक दूसरे को धन्यवाद देंगे। ये बड़ा भारी, ये पहला मौका था जब सरकार का विधेयक गिर गया था। और सिर्फ इसी सरकार का नहीं, मनमोहन सिंह सरकार का भी कोई विधेयक नहीं गिरा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी कोई विधेयक नहीं गिरा था। 99 में उनका विश्वास मत जरूर गिर गया था, लेकिन विधेयक नहीं गिरता था। तो ये कई दशक के बाद सरकार का विधेयक गिरा था। तो ये बैठक होनी थी, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, तमिलनाडु में डीएमके हार गई, तो इसके बाद अब लेफ्ट को हरा दिया कांग्रेस ने, तो ये बैठक नहीं हो रही थी। अब 8 जून को बैठक होगी। उस बैठक का क्या एजेंडा है नहीं बताया गया है, लेकिन ज्ञानेश्वर जी बैठक का एजेंडा तो यही होना चाहिए ना कि नीट का पेपर लीक हुआ, 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। बिल्कुल सीबीएसई की 12वीं के बच्चों के उत्तर पुस्तिका जांचने में बड़ी गड़बड़ी हुई है, ऑन स्क्रीन मार्किंग में, ये मुद्दा होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई बहुत हो गई है, ये मुद्दा होना चाहिए।
बिल्कुल। पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ने की वजह से खाने पीने की चीजों से लेकर के हर रोजमर्रा की हर चीज की कीमत बहुत बढ़ गई है, ये मुद्दा होना चाहिए है। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो रहे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए है। इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए अनिल अग्रवाल के यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, बताइए बिहार में उन इन्वेस्टमेंट करने वाले थे और जी। ईडी का छापा पड़ गया उन पे ऊपर, क्या उनका दोष है? अभी क्या उनकी कंपनी ने, वो तो बड़ा केंद्र की सरकार के प्रति बड़े सद्भाव भी दिखाते हैं, लेकिन छापा पड़ गया। कई लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग है, राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं, तेजस्वी यादव भी कहते हैं। तो इतने मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए अलग से मुद्दा कहां से आएगा? इससे बड़ा क्या मुद्दा आ सकता है जिस पर आप आंदोलन करें? बिल्कुल। तो ये मुद्दे हैं ज्ञानेश्वर जी, जी। मुद्दे एकदम तैयार रेडीमेड मुद्दे हैं। अगर तेजस्वी यादव इसको कायदे से प्लान करते हैं, और जैसा आपने कहा कि वो अपनी भागीदारी कितनी करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका प्रखंड अध्यक्ष धरना दे दे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा पीछे कई मामलों में हुआ कि कांग्रेस का पूरे देश में धरना हुआ, तो जिला का प्रखंड का 10 आदमी 20 आदमी गया, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष के साथ कहीं बैठ करके धरना दिया, नारा लगाया और मीडिया को उसने प्रेस रिलीज दे दी, सोशल मीडिया में तस्वीर वीडियो डाल दिया, आंदोलन हो गया। इस तरह के आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होता है। और हम लोगों ने तो आंदोलन देखा है ना अजीत जी कि बिना जेल गए नेता कहाँ बने। देखिए हम बाहुबलियों नहीं की बात बनते। नहीं करें, अपराधियों की बात कहाँ करते हैं। लालू यादव जेपी आंदोलन में जेल गए, नीतीश कुमार जेपी आंदोलन में जेल गए, तब नेता बने ना। और सुशील मोदी ने लाठियां खाई, लालू यादव पर तो कहा गया गोली चल गई, देखिए वह कहानी दूसरी है। लेकिन जेल जाना होगा, और जेल जाने के लिए यदि तैयार हो जाते हैं तेजस्वी यादव कि इस भीषण गर्मी में भी गिरफ्तारी देकर जेल में रहे, तो फिर जनता की संवेदना और बिहार में मुद्दे देखिए। स्वयं आरजेडी ने कहा है कि इशू किसका इशू है। कैग में 72,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। आरजेडी का कहना है कि 81,000 करोड़ रुपए का हिसाब है। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं का जो जिक्र करते हैं, ये सारे मुद्दे तो हैं ही ना। हाँ, मुद्दे कई हैं, इस तरह के मुद्दे तो बहुत सारे हैं बिहार में। एक नेशनल जो भाई नीट में, सीबीएसई में सब बिहार के भी बच्चे होंगे। महंगाई सबके ऊपर समान रूप से लग रही है। ये कैग की जो रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया इतने इतने हजार करोड़ों का 72,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है, वो मुद्दा है। और रिशु श्री का तो मुद्दा है ही नहीं भाई, ये तो इसी सरकार का जो सरकार कंटिन्यूटी में है, नीतीश कुमार की सरकार के अधिकारियों का मामला है। और दर्जनों अधिकारियों की बातें आ रही हैं जिनको इसने सेवाएं दी है और बदले में टेंडर इन लोगों ने मैनेज किया है, कार्टेल बना करके कंपनियों को काम दिया गया है, हजारों लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई होगी उसमें। ये तो बड़ा मुद्दा है ना। इस मुद्दे को लेकर के अगर तेजस्वी यादव जाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक कही बात आपने कि बिना लाठी खाए बिना जेल गए नेता नहीं बनते हैं। उस तरह से जो नेता बने उनका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं रहा है। जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं और जेल गए हैं, उनकी नेतागिरी स्टैब्लिश हुई है। और इमरजेंसी की तो पूरी पीढ़ी जेपी खत्म हो गई। ममता बनर्जी आज भले खत्म हो गई, लेकिन याद कीजिए ममता बनर्जी के संघर्ष को। वही उनकी ताकत थी, उनका सड़क पर लड़ना उनकी ताकत थी। और राइटर्स बिल्डिंग से 1991 में उनको घसीट करके निकाला गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री होकर के इस इमारत में आऊंगी। और वो मुख्यमंत्री बन के गई 2011 में। 1991 से 2011 तक 20 साल लड़ाई लड़ी। उसके पहले भी लड़ती थी, लेकिन 91 से लेकर के 2011 तक तो एक संकल्प करके लड़ाई लड़ी। 93 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने गोलियां चलाई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनकी याद में हर साल शहीद दिवस मनाती है। अभी आ रहा है जुलाई का महीना, इसी जुलाई में 21 जुलाई को हर साल वो शहीद दिवस मनाती थी। अब कांग्रेस कह रहे कि हम मनाएंगे, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग थे। तो ये बिना लड़े नहीं होता है, लड़ना पड़ेगा, सड़क पर उतर के लाठी खानी पड़ेगी। और यही कारण है ज्ञानेश्वर जी, जब जेएम लिंगरोह मुख्य चुनाव आयुक्त थे और एक मामला उस समय बन रहा था कि आपराधिक मुकदमे जिन पर हो उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, तो हमने एक इंटरव्यू किया था विजय कुमार मल्होत्रा का। उस समय तब भी बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के, और दिल्ली के तो पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता था, जिसको सीएम का दर्जा होता था, वो रहे थे। वो उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कौन सा नेता है जिसके ऊपर आपराधिक मामला नहीं है, जिसके ऊपर 144 तोड़ने का मुकदमा नहीं होगा, जिसके ऊपर 107 का मुकदमा नहीं होगा, सरकारी काम में बाधा डालने का जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, सड़क जाम करने का जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। फिर तो अगर अपोजिशन कोई ऐसा आए कि इन सब मामलों में भी उसको फंसा दे, इन्हीं सब मामलों को बड़ा आपराधिक बता दे और चुनाव लड़ने से रोक दे, तो ये इतनी मतलब आंदोलन करना, 144 107 ये सब तोड़ना सड़क पर, ये इसके मुकदमे होते थे। हम ये नहीं कह रहे कि इससे आप कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करिए या आम आदमी के लिए बड़ी समस्या पैदा करिए। आप गांधी मैदान में ही प्रदर्शन करिए, आप मिलर स्कूल में करिए, डेजिग्नेटेड जगह पर करिए, आप मार्च करिए, सरकार को ज्ञापन दीजिए, लोगों को जागरूक करिए, एडवोकेसी करिए जनता के बीच में। इसके बहुत सारे उपाय हैं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन इन लोगों ने क्या चुना है? सबसे आसान उपाय चुना है। 2 सबसे आसान उपाय क्या होते हैं? एक है कि जनता की तरह का गुस्सा जाहिर हो जाए, इसके लिए सोशल मीडिया में पोस्ट लिख दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, अपना वीडियो बयान जारी कर दीजिए। और दूसरा आसान उपाय क्या होता है कि अपने प्रवक्ताओं को भेज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए।
पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई उपाय नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आंदोलन का विकल्प हो सकता है? नहीं हो तो सकता। ये लोग कर रहे हैं। तो ये अगर तोड़ करके, ये परिपाटी तोड़ करके और आप सड़क पर निकलिए ना ज्ञानेश्वर जी, आप अपने आप न्यूज बनेगी। अगर तेजस्वी यादव सड़क पर निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, कहीं मार्च को लीड करते हैं, पटना में करने की जरूरत नहीं, आप छपरा में करिए ना, आप मोतिहारी जाकर के करिए, आप मधुबनी में करिए, बिल्कुल पूर्णिया में करिए, पूरा बिहार आपके लिए आपका क्षेत्र है। आप जी। कहीं जा करके करिए और इवेंट करिएगा तो अपने आप न्यूज क्रिएट होगा। आप, हम सब आदमी दिखाएंगे, सारे चैनल्स दिखाएंगे। जिन चैनल्स के ऊपर वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ये कॉर्पोरेट मीडिया का है और बीजेपी का है, वो भी दिखाएगा। मजबूरी होगी उसकी, दिखाए। वो न्यूज को इग्नोर नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, आप बिल्कुल। कितना विज्ञापन को, न्यूज को कभी भी विज्ञापन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन जब दिखाएंगे किसी पार्टी का, तेजस्वी यादव का होर्डिंग पोस्टर लगा होगा, तो वो देख के जनता में वो उसमें उत्साह नहीं जगेगा। उसको पता है कि आपने पैसा देकर के लगवाया हुआ है, पैसा देकर के जगह खरीदी है, पैसा देकर के आपने अखबार में जगह खरीदी है, टीवी में आपने पैसा देकर के स्लॉट खरीदा हुआ है। तो उस विज्ञापन से, विज्ञापन का अपना एक महत्व है, लेकिन न्यूज रिप्लेस नहीं कर सकता। आप न्यूज बनवाइए अपने आप जिसको विज्ञापन दे रहे हो आपका न्यूज छापेगा, आपके न्यूज दिखाएगा, और जनता भी उस न्यूज पर ज्यादा भरोसा करती है। अब इसमें एक दिलचस्प किस्सा है, आधा एक मिनट में बता दें आपको। जो पीआर के सबसे पहले व्यक्ति थे ज्ञानेश्वर जी, वो उनका अर्नेस्ट एल बर्नेस नाम था उनका, बार्नेस, एडवर्ड एल बार्नेस। तो बार्नेस ने किताब लिखी, पब्लिक रिलेशन की सबसे पहली किताब उन्होंने ही लिखी थी। वो विज्ञापन करते थे। विज्ञापन में उनको एक लकी स्ट्राइक सिगरेट का विज्ञापन करना था अमेरिका में, आज से 100 साल पहले, 1923 में। तो उस विज्ञापन के लिए उन्होंने एक इवेंट क्रिएट किया, महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्होंने महिलाओं का रैंप वॉक कराया और महिलाओं से सिगरेट जलवाई, और उस इवेंट का नाम दिया टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, बिल्कुल जी। हाँ, उनका कहना था कि महिलाओं को फ्रीडम अब मिली जब उन्होंने सिगरेट जलाई है। तो ये कंट्रोवर्सी बड़ी हुई और ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसको हर अखबार ने कवर किया, हर उस समय का जो भी मीडियम था सबने कवर किया, और वो सिगरेट हिट हो गई। महिलाओं में भी सिगरेट पीने का चलन उसके बाद बढ़ा, ये सोसाइटी पर एक असर हुआ। तब उन्होंने कहा है अपनी किताब में, उन्होंने क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक कंसेंट और इंजीनियरिंग द कंसेंट, दो किताबें लिखी है उन्होंने। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि आप न्यूज क्रिएट करिए, मीडिया आपको अपने आप फॉलो करेगा, मीडिया आपकी खबर दिखाएगा, आप न्यूज क्रिएट करिए, आप इवेंट क्रिएट करिए। तो तेजस्वी यादव को न्यूज क्रिएट करना है, इवेंट क्रिएट करना है। वो निकले, सड़क पर जाए, वो जितनी घटनाएं आपने बताई, रिशु श्री का मामला हो, अपराध बढ़ने की घटना हो, सीएजी का मामला हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, खाने पीने की चीजों की महंगाई हो, छात्रों की परेशानी हो, अस्पताल में लोग मर रहे हैं इसकी परेशानी हो, आप इनको उठाइए, जनता आपके साथ जुड़ेगी। और जनता अगर नहीं भी जुड़ेगी, अभी ज्ञानेश्वर जी अगर आपको नहीं भी दिखा कि बड़े लोग नहीं जुट रहे हैं, तब भी जब आप वोट मांगने जाइएगा तब लोग कनेक्ट करेंगे कि जब संकट का टाइम था तो तेजस्वी यादव आए थे, ये मुद्दा उठा रहे थे। उस समय भले आपके साथ नहीं है, लेकिन असली चीज तो क्या है, इमेजिनेशन को कैप्चर करना है। आप इमेजिनेशन को कैप्चर करिए। क्या किया था नरेंद्र मोदी ने? इमेजिनेशन को कैप्चर किया था कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो उन्होंने इमेजिनेशन को कैप्चर किया था। हर महिला के पास, हर व्यक्ति के पास नहीं जा रहे थे। तो तेजस्वी यादव, अगर उनकी पार्टी ये तय करती है, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र इसी तरह से मजबूत होता है। अगर आपको लग रहा है आपके पास मुद्दे हैं, भरमार है मुद्दों की, निकलिए, आंदोलन करिए, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आज नहीं करेंगे तो चुनाव के समय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, चुनाव के समय कनेक्ट करेंगे, सड़क पर निकलिए, धरना दीजिए, जेल जाइए, सब कुछ कीजिए, तब आपको बिहार में राह आसान दिखने लगेगी। चलिए आगे बात करते हैं नितिन नबीन और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। एमएलसी के चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। नितिन नबीन किसे उम्मीदवार बनाएंगे? क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं नितिन नबीन किसे उम्मीदवार बनाएंगे। नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वैसे चर्चा संजय मयूख, अजय आलोक, ऋतुराज सिन्हा, रणबीर नंदन, तमाम लोगों की है, लेकिन पसंद नितिन नबीन की होगी। अब इनमें से कोई एक तो एमएलसी का भी उम्मीदवार बन सकता है। और नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू कर दिया है, मीडिया से भी बातचीत शुरू कर दी है कि देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए शुभ साबित हुए हैं नितिन नबीन। बंगाल की जीत तो दिखाई पूरी दुनिया ने। तो अब नितिन नबीन, विपक्ष अब तक पत्ता नहीं खोल पा रहा है कि कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगा। उधर प्रशांत किशोर मोहल्लों में, टोलों में संवाद कर रहे हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन खतरा इस बात का है कि पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र पहले यह कहलाता था, और हमें याद है रामानंद यादव और रामकृपाल यादव की भिड़ंत हुई थी। रामानंद यादव चुनाव जीत गए थे
और उस जमाने में 1990 की बात है, शेर छाप रामानंद यादव का चुनाव चिन्ह था और बंद पिंजरे में जिंदा शेर लेकर वो चुनाव प्रचार करते थे। और जब रामकृपाल यादव हारे थे तो नारा लगा था, लालू यादव को दे दो तार, रामकृपाल यादव की हो गई हार। लेकिन उसके बाद तो बीजेपी का ही कब्जा रहा, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, फिर नितिन नवीन आए। तो अब यदि प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो तनाव देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर यदि अकेले लड़ रहे हैं, साझा विपक्ष के उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं, तो फिर चुनौतियां तो कम ही हो जाएगी। तो नितिन नवीन, भाजपा के बारे में कहा ही जाता है कि वो सबसे पहले सक्रिय होती है और अंत तक सक्रिय रहती है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी। और देखिए बांकीपुर अब बीजेपी के लिए पटना में हम लोग 2 सीटें मानते थे कि कायस्थ की सीट है, बांकीपुर और कुम्हरार। तो कुम्हरार ऑलरेडी बीजेपी ने नहीं दिया कायस्थ को, वो सीट चली गई, कायस्थ से वो तो सीट निकल गई हाथ से उनके। तो अब बांकीपुर की सीट है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, इस नाते आप वो सीट भी नहीं छीन सकते हैं। तो एक बात तो तय है ज्ञानेश्वर जी की कायस्थ लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। एमएलसी में हो सकता है कि कोई दूसरा चला जाए, ये अलग बात है, कायस्थ न जाए, हालांकि वहां भी चांसेज है, लेकिन बांकीपुर का बीजेपी का उम्मीदवार तो कायस्थ होगा, ये तय है। और ये भी तय है कि दूसरा कोई कायस्थ नहीं होगा। आरजेडी भी हमको नहीं लगता है कि कोई कायस्थ उम्मीदवार देने जा रही है, और प्रशांत किशोर तो खैर अपने लड़ने की उनकी तैयारी हो रही है। तो एक लड़ाई इस तरह की है कास्ट के आधार पर, अगर डिवीजन देखें तो ये है। दूसरी बात जो है, ये नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी, क्योंकि अपनी सीट उनको हर हाल में बीजेपी को जितानी है, और उन्होंने अपनी तरफ से एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि हम जितना वोट से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जिताना। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक अपने खुद ही उन्होंने टारगेट किया है, तो इस टारगेट को पूरा करना है। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, और हमको नहीं लगता है कि वो अगर लड़ाई होती है और वो घूमते हैं तो लोग उनको इस बात का ऐसी विदाई नहीं देंगे जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। लोग उनको अच्छी विदाई देंगे कि वो है, और इतने विनम्र है, और लोगों से उनके डायरेक्ट रिलेशन है, 1 to 1 है। और किसी के वो बड़े भाई हैं, किसी के छोटे भाई हैं, कोई उनके लिए चाचा है, कोई उनके लिए मामा है। तो वह तो देखिए सीधे कनेक्ट वाले आदमी है ना, इसमें कहाँ कोई शक है। हाँ, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ा नहीं है पटना को। जितना रेगुलर विजिट उनका पटना का है, हमने नहीं देखा कि उतना रेगुलर विजिट नड्डा जी का नहीं था हिमाचल प्रदेश का या पटना का। वो दिल्ली रहते थे, देश घूमते थे। नितिन नवीन ने लगातार पटना को पकड़ रखा है, और पटना में वो बांकीपुर को पकड़ के रखे हुए हैं। उनके साथ लोगों का कनेक्ट है, और वो लड़ेंगे, कैंडिडेट कोई भी होगा लड़ेंगे नितिन नवीन। उसमें वो एकदम गौण हो जाएगा चेहरा, और लोग नितिन नवीन के लिए, नितिन नवीन को एक बीजेपी लीडरशिप को आभार जताने के लिए कि आपने बिहार के एक व्यक्ति को, बांकीपुर के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लोग उनको वोट देंगे। प्रशांत किशोर की चिंता इस बात को लेकर के निश्चित रूप से होगी जो हम लोग बात कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इस क्षेत्र का जो क्या कॉम्बिनेशन है, और इस क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या चुनौती होगी। बिल्कुल देखिए, कई हारे हैं, बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारे हैं। इंदिरा गांधी रायबरेली हार गई, राबड़ी देवी राघोपुर में चुनाव हार गई थी। लेकिन ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ा गुस्सा हो, कोई बहुत बड़ी लहर चल रही हो। ऐसा नहीं होता है सामान्य रूप में, जब सामान्य इलेक्शन होता है तब नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी लहर हो, कोई बड़ा आंदोलन छिड़ गया हो, या कोई बहुत ही मजबूत समीकरण बन गया हो। जैसे लालू यादव जब हारे पाटलिपुत्र से, तो एक बड़ा समीकरण था बीजेपी और जेडीयू का, और दोनों के प्रति, और 5 साल की 4 साल की सरकार में नीतीश कुमार ने ऐसा गुडविल जनरेट किया था 2009 में कि उस समय कोई चुनौती किसी और के लिए नहीं थी। बिल्कुल। तो ये वो स्थिति तो नहीं दिख रही है अभी तो। न कोई बीजेपी से नाराजगी है, न नितिन नवीन से कोई नाराजगी है, न कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, और न कोई ऐसा मजबूत समीकरण दिख रहा है जिससे कोई चुनौती पड़े। तो इन बातों को प्रशांत किशोर समझ रहे हैं, इसलिए वो आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को एक और काम समझना चाहिए ना, देखिए पेपर वर्क या पेपर पर ही सब कुछ हिसाब बैठा लेने से, अब देखिए इनका बिल्कुल कैडर वोट है बीजेपी का, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन उनका भी कैडर वोट है। हाँ। के पास जो वोट है ना, वो कैडर वोट अभी नहीं है। हाँ, नाम का वोट है, प्रशांत किशोर बड़े नाम है, लेकिन केवल पेपर वर्क से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन का 30-32 हजार 35,000 वोट वहां है, वह तो उन बस्तियों का वोट है जहां कोई दूसरा वोट मांगने जाता ही नहीं जाता है। तो प्रशांत किशोर वहां भी नहीं जा रहे हैं, और अभी यही तय नहीं हुआ कि वो उम्मीदवार क्या साझा होंगे। बगैर साझा बांकीपुर में विपक्ष का मतलब क्या होता है? नहीं, कोई मतलब, वही हम कर रहे हैं ना, उनको पता है, ये वास्तविकता वो जान रहे हैं कि एस्पायरेशनल वोट अगर मान लीजिए उनके साथ जाता है, कि एस्पायरेशनल वोट जाता है, अगर कुछ ब्राह्मण जाति के नाम पर कुछ वोट उनके साथ कर देते हैं, या कुछ नौजवानों का वोट ऐसा होता है जो आदर्शवादी नौजवान, आइडियलिस्ट नौजवान जिनको हम कहते हैं, या पुराने बुजुर्ग आइडियलिस्ट बुजुर्ग लोग हैं,
एस्पायरेशनल यूथ कहें और कुछ कास्ट का कहें, तो ये भी 5-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं बनेगा उनके लिए। वही जो कहा आपने, उनके नाम और उनके चेहरे का वोट होगा। हाँ, कोई बहुत बड़ी वेव क्रिएट कर देते वो। अभी सरकार का जिस तरह से हुआ है, इसी को लेकर के वेब क्रिएट अगर किए रहते प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार को हटाने को लेकर के कोई नाराजगी बनी होती, और उस नाराजगी को भुनाने के लिए आप एक कॉमन कैंडिडेट के तौर पर आते तो लड़ाई हो सकती थी। अभी नतीजे की हम लोग वो नहीं, बीजेपी को वहां हराना बड़ा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब वैसा कुछ माहौल भी नहीं है, न कोई वैसा आंदोलन है, न वैसा कोई तूफान उठा है, न कोई वैसा समीकरण बन रहा है। तो ऐसे जनरल चुनाव में, ऐसे सामान्य चुनाव में, नॉर्मल इलेक्शन में आप कोई उलटफेर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। उलटफेर का चुनाव दिखने लगता है पहले से कि इसमें उलटफेर हो सकता है, जैसे 94 में वैशाली में हो गया था। वो लालू यादव के खिलाफ जो 4 साल की नाराजगी थी, फॉरवर्ड जो एकजुट हुए थे और आर पार की लड़ाई, इनका नारा था अपना आनंद मोहन का, और वहां ट्रायंगुलर एक फाइट हो गया। उस ट्रायंगुलर फाइट में आनंद मोहन के साथ काफी सारे लोग जुड़ गए थे, लवली आनंद जीत गई थी। तो उस तरह का वो चुनाव भी पहले से दिखने लगता है। तो बाकी में वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तो बेलागंज के उपचुनाव में जब सुरेंद्र यादव के बेटे हारे, तब भी दिखने लगा था कि वहां संघर्ष दूसरा हो गया है और लोग वहां किला को तोड़ने के लिए, किला को ध्वस्त करने के लिए बेताब है। लेकिन ऐसी कोई लड़ाई या ऐसी कोई हवा बांकीपुर में नहीं दिख रही है। और बांकीपुर में एक चिंता यह भी है ना कि देखिए, बीजेपी को पता है कि यहाँ रहने वाले जो असली हैं वो मतदाता कौन है। उनके पास तो पन्ना कमेटी है ना, बूथ कमेटी है ना। प्रशांत किशोर के पास ये जानकारी नहीं होगी कि यहाँ रहने वाले वोटर कौन है, क्योंकि बांकीपुर में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किराएदार है, वोटर कहीं और का। हाँ, तो ये सब चीजें बीजेपी के पास एक चीजें हैं, उसके पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पर अगर 40 नाम है तो उस 40 आदमी की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को है। वो पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी निभा रहा है, उसको सब चीजें पता है। तो संस्थागत रूप से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से बीजेपी ज्यादा वेल इक्विप्ड है लड़ने के लिए, संसाधनों में वेल इक्विप्ड है, इमोशन उसके साथ है। चूंकि एक पॉजिटिव नोट पर चुनाव होने जा रहा है, तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, उसके बाद चुनाव होने जा रहा है, उसकी सरकार बनी है पहली बार बीजेपी की। तो तमाम जो डायरेक्शन, तमाम जो स्कील कांटे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं कि वहां बीजेपी को कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती नहीं है बीजेपी को। फिर भी एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे नितिन नवीन, उसकी तैयारी में, और वो अभी से तैयारी में भी लगे। बाकी लोग गायब है, तैयारी में भी नहीं है बाकी लोग। इसलिए बांकीपुर में अब कोई, हमको नहीं लग रहा है कि कुछ उलटफेर वाला कोई चुनाव होने जा रहा है। चलिए, तो देखिए, बांकीपुर में कोई उलटफेर की संभावना तो दिखती नहीं है। प्रशांत किशोर क्या करते हैं देखने की बात हुई, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। चलिए, अब जेडीयू में एक उत्साह है, जेडीयू में एक खुशी है, 1 करोड़ पार हो गए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे और इधर जेडीयू के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ पार हो गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है, आरजेडी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन क्या ये वास्तविक 1 करोड़ है क्या, और यदि है भी तो इन्हें बचाए रखना कितना मुश्किल है अजीत जी? नहीं, 1 करोड़ कोई ऐसा नहीं होता है सदस्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य है भारत देश भर में। अच्छा, उसने मिस्ड कॉल दे करके सदस्य बनाए, मिस्ड कॉल हो गया, और कई कहानियां आई उसमें। वो कहानियां हम भी जानते हैं। हम लोग भी टीका लगवाने कोई महिला गई और उसने अपना फोन नंबर दिया वहां, तो उस पर मैसेज आ गया कि आप बीजेपी की सदस्य हो गए। तो इस तरह से भी कहानियां आई कई सारी। तो ये मिस्ड कॉल देकर के उसने सदस्य बनाया, बड़े पैमाने पर कैंपेन किया। तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ है। 140 करोड़ में से 10 करोड़, 11 करोड़ दावा कर रहे हैं आप। बिहार के 14 करोड़ में से, जिसमें 1.5-2 करोड़ लोग तो बाहर ही रहते हैं, बाकी बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आपने उनमें से सदस्य तो आपने बालिग आदमी को ही बनाया होगा ना। 18 साल से ऊपर कोई तो सदस्य बनाया होगा। कोई हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि कोई बाल जनता दल यू है जिसमें 12 साल से ऊपर के बच्चों को रखा जाता होगा। तो बाल जनता दल यू नहीं है। तो 18 साल से ऊपर की आबादी में से आपने 1 करोड़ लोगों को बना लिया, तो ये एक व्यवहारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन वही है, क्या करते हैं, इसके तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होगा कि जेडीयू के जो पुराने सदस्य हैं, हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग नए फिर से सदस्य बने हो। तो आप पुराने सदस्यों को एक्युमुलेट करते जाइए, उनकी गिनती करते जाइए, और उन सबको जोड़ करके एक फिगर कर दीजिए कि 1 करोड़ आदमी हो गया, 1 करोड़ सदस्य हो गया। तो ऐसा होता है। अभी हम लोगों के यहाँ बिहार में 6.5 करोड़ वोटर है जी, इतना ही वोटर है ना। उसमें से 4 करोड़ के करीब लोगों ने वोट किया। उसमें से 2-2.5 करोड़ वोट मिला एनडीए को, जिसमें बीजेपी के भी लोग हैं, जेडीयू के भी लोग हैं। अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ खाली जेडीयू का मेंबर है, तो जो मेंबर होगा वो तो वोट करेगा। तो जेडीयू को बहुत ज्यादा स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं है ग्राउंड पर। ये एकदम सिंपल, हम मोटे तौर पर एक आंकड़ा बता रहे हैं, कोई ऊपर नीचे इसमें होगा। तो ये पार्टियां ऐसी करती हैं। दूसरा, सदस्य बनाने का तरीका हम लोग देखे थे जब कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलता था, और वो चारा काटने वाली मशीन में सदस्यता रसीद की पर्ची काटी जाती थी। मतलब इतना मोटा लगा करके, और एक बार में काट दीजिए उसमें, और एक साथ था कितना लगा करके, और
जमा कर 1-1 रुपया, हाँ जमा कर दीजिए, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 54 58 का सदस्य बनते थे लोग। गांधी जी तो 54 पर सदस्य बनाते थे, बाद में 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया में सदस्य बनते थे। और ये होता था कि जो जितना सदस्य बनाएगा उसको संगठन में उतना महत्व मिलेगा। तो सदस्यता अभियान का जो प्रमुख होता था, जो जिले का अध्यक्ष होता था, वो लाखों लाख सदस्य बनवा देता था एक जिले में, ले आए खरीद के। अच्छा, पार्टी को क्या है, पार्टी के खाते में उतना पैसा जमा हो रहा होता था। तो ये सदस्य बनाना और उसका खेल हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। सदस्य बनते बनाते लोगों को ये सब की राजनीति करते, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि आपके पास जो सदस्य हैं वो कमिटेड कितने हैं, जरूरत होने पर आपके साथ कितने लोग निकल के आ रहे हैं सड़क पर। आपको वोट देने वाले भी लोगों की बात नहीं करें, हो सकता है आपको वोट देता हो और नहीं निकलता हो, आप आंदोलन करें तो उसमें नहीं आता हो, क्योंकि उसके अपने काम है, अपनी व्यवस्था है उसकी। जिसने वोट दिया वो उसका, आप इलेक्टोरल प्रेफरेंस जेडीयू होगी, लेकिन उसकी पॉलिसी प्रेफरेंस में जेडीयू हो सकता है नहीं आती हो, या वो नहीं निकलता हो कहीं, तो आलोचना भी करता हो जेडीयू की, लेकिन वोट दे देता हो जेडीयू को किसी वजह से, किसी समीकरण के कारण। तो वो ऐसा भी होता है। तो सदस्य आपका असली वो है जो आपका आंदोलन करे तो बाहर निकले। देखिए, सबसे बड़ा मौका था जेडीयू का नीतीश कुमार को हटाया जाना, और कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई सड़क पर नहीं निकला। 1 करोड़ सदस्य थे, 10% तो निकलते सड़क पर, बिल्कुल 10 लाख लोग तो निकल के क्या बात है, फिर तो क्या से क्या हो जाता, क्या से क्या हो जाता। 10 लाख लोग निकलते सड़क पर और कहते कि हमारे नेता को मत हटाइए, हमने अपने नेता को वोट दिया है, हमारे नेता को बिहार ने मुख्यमंत्री चुना है, 5 साल के लिए चुना है। तो दिखा नहीं कोई हम लोगों को। तो ये सदस्यता अभियान से नहीं मतलब है। सदस्यता अभियान आप नंबर्स दिखा करके लोगों का मनोबल बढ़ाइए, वो भी अच्छी बात है, सब पार्टी करती है। तो जेडीयू को हम लोग क्यों कहें कि आप मत करिए, आप ही खराब गलत कर रहे हैं। ये हम जेडीयू के आंकड़े कोई गलत नहीं कर रहे, हर पार्टी का आंकड़ा गलत होता है और हर पार्टी ऐसी सदस्य बनाती है, जैसे हमने कहा। तो ये नहीं है, उसका मामला नहीं है, लेकिन आप अपने साथ जोड़िए, अपने संगठन बनाइए। जेडीयू की सबसे बड़ी कमजोरी ज्ञानेश्वर जी संगठन है। बिल्कुल, कांग्रेस के जैसा संगठन भी नहीं है जेडीयू के पास, कांग्रेस के जैसा संगठन। कहने को कागज पर सब होगा, कागज पर सब होगा, लेकिन संगठन हो आपका, ये आप ऑर्गेनाइज करें, कार्यक्रम हो आपके, वो सब कुछ नहीं होता है ग्राउंड पर। नीतीश कुमार की पूंजी पर सब चल रहा था, अब आगे वो पूंजी नहीं है, तो आपको संगठन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सदस्य 1 करोड़ बनाइए, 4 करोड़ का दावा करिए, 10 लाख भी अगर कमिटेड आपका सदस्य होगा तो बिहार में चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त है। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में क्या सब है, यह हम लोगों ने चर्चा की है, आगे भी बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।